नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के वीडियो में हम यूपी बोर्ड के क्लास 8 के मैथ के अभ्यास कार्य पुस्तिका गणित मंथन के इकाई 3 घनमूल के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, दिए गए विकल्पों में सही विकल्प छांटिए। जिसमें पहला है, किसी घनाकार पत्थर का आयतन निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विकल्प को अपनाते हैं। अब देखिए यहाँ कहा गया घनाकार पत्थर का आयतन, तो घनाकार मतलब घन के आकार का, ठीक है। तो हम ये जानते हैं कि घनाकार आकृति में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होता है, जिसे कि हम भुजा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और घनाकार आकृति के आयतन का जो सूत्र होता है वह होता है भुजा गुना भुजा गुना भुजा, ठीक है। जिसे हम लिख सकते हैं भुजा क्यू, ठीक है। तो देखिए यहाँ हमें घनाकार पत्थर का आयतन ज्ञात करने के लिए भुजा का घन करना पड़ा है, ठीक है। तो इस प्रकार विकल्प नंबर 2 घनाकार पत्थर की भुजा का घन करते हैं, यह सही होगा, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे। दूसरा नंबर है, 11 का क्यू का मान कितना होगा। अब देखिए 11 का घन है, तो 11 का घन है या 11 का पावर 3 है, तो हम 11 का गुना 3 बार करेंगे, ठीक है। तो जब हम 11 का गुना आपस में 3 बार करेंगे तो इसका जो मान प्राप्त होगा वह 1321 होगा। पहले 11 और 11 का गुना करेंगे तो गुणनफल 121 होगा, और फिर 121 में 11 से गुना करेंगे तो यह 1321 होगा, ठीक है। अगला है, -1 का घन का मान कितना होगा। तो देखिए -1 को यदि हम 3 बार गुना करते हैं तो यह माइनस और माइनस गुना होकर प्लस हो जाएगा, मतलब आपस में कट जाएंगे और यह माइनस बच जाएगा। तो ऋणात्मक संख्या का घन हमेशा एक ऋणात्मक संख्या ही होता है। तो इस प्रकार यह दोनों धनात्मक है, तो यह दोनों विकल्प हमारे उत्तर नहीं हो सकते। अब यहाँ दो विकल्प ऋणात्मक है, -1 और -3। तो देखिए -1 का गुना, 1 का गुना जब हम 1 में करेंगे तो 1 होगा, और फिर 1 का गुना कितनी बार करें तो 1 ही होगा। इस प्रकार विकल्प नंबर बी -1 सही होगा। अगला है, -14 का घन का मान कितना होगा। अब देखिए -14 है, तो -14 का गुना हम 3 बार करेंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि ऋणात्मक संख्या का घन हमेशा ऋणात्मक होता है, तो यहाँ यह एक धनात्मक संख्या है, इसलिए यह नहीं हो सकता है। अब हम 14 का घन ज्ञात करेंगे, तो जो हमें गुणनफल प्राप्त होगा वह 2744 प्राप्त होगा, ठीक है। और यह माइनस माइनस आपस में कटकर प्लस हो जाएगा, और यह प्लस माइनस का जब गुना होगा तो यह माइनस होगा। इस प्रकार हमारा जो आंसर होगा वह -2744 होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, संख्या 3 के घन को किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए 3 के घन को, तो मतलब 3 गुना 3 गुना 3, तो हम किस रूप में लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ आधार जो है वह 3 है, मतलब जिस संख्या का हम गुना करते हैं वह आधार होता है, और जितनी बार गुना करते हैं वो उसका घात होता है। तो गुना 1 2 3 बार कर रहे हैं, इसका घात 3 होगा, तो इसे हम 3 का क्यू लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये विकल्प नंबर बी सही होगा। अगला है, 6 गुना 6 को किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ हमने 3 गुना 3 को 3 के पावर 3 के रूप में व्यक्त किया है, तो यहाँ इसे हम 6 टू द पावर 3 के रूप में व्यक्त करेंगे, और विकल्प नंबर बी सही होगा। अगला है, 7 गुना 7 का मान कितना होगा। देखिए अब हम 7 और 7 का गुना करेंगे तो यह होगा 49, और फिर 49 में हम 7 का गुना करेंगे तो गुणनफल हमें 343 के रूप में प्राप्त होगा। इसका मतलब 7 का जो घन होगा वह 343 होगा, ठीक है। करनी में 3 4 को किस रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब देखिए इसका मतलब जो यह जो करनी के अंदर 3 दिया गया है, इसका मतलब यह होता है कि इसके अंदर जो संख्याएं हैं उसमें हम 3 का समूह बनाएंगे, ठीक है। जैसे यदि यह 4 गुना 4 गुना 4 हो, ठीक है, तो हम इन तीनों 4 के बदले एक बार 4 को बाहर लिखेंगे, ठीक। अब इसे हम घात के रूप में कैसे लिखेंगे। तो जैसे कि यह करनी में 3 है और करनी के अंदर 4 है, तो हम इसे 4
और इसे हम 1/3 के रूप में लिखेंगे, ठीक है, पावर को 1/2 के रूप में लिखेंगे। अगर प्रणी में 4 होता तो इसका मान होता 4 का पावर 1/2, इसके अंदर कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब कि 2 है। तो इस प्रकार इसका जो सही होगा वह विकल्प नंबर 2, 4 का पावर 1/3, ठीक है। अगला है 2/3 गुना 2/3 गुना 2/3 का मान कितना होगा। तो देखिए यहाँ 2 का 3 बार गुना हो रहा है, तो 2 और 2 का गुना करेंगे तो 4, और 4 और 2 का गुना करेंगे तो 8। इसी प्रकार 3 और 3 का गुना करेंगे तो 9, और 9 और 3 का गुना करेंगे तो 27। तो हमें जो आंसर प्राप्त होगा वो विकल्प नंबर 2, 8/27 प्राप्त होगा। अगला क्वेश्चन है 6/10 का घन कितना होगा। अब देखिए 6/10 का घन पूछा गया है, ठीक है, मतलब होल टू द पावर 3 है। अब हम पहले 6 का 3 बार गुना करेंगे तो 6 गुना 6 गुना 6 होगा, बटा 10 गुना 10 गुना 10 होगा, ठीक। अब 10 का जब हम 3 बार गुना करेंगे तो 1000 हो जाएगा, और 6 का जब हम 3 बार गुना करेंगे तो 6 का 6 का गुना करेंगे तो 36, और 36 में 6 का गुना करेंगे तो यह 216/1000 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ विकल्प में पहला विकल्प है 216/100, दूसरा 27/125, और तीसरा 36/1000। यह तीनों नहीं है, और चौथा विकल्प है इनमें से कोई नहीं, तो आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। अगला है 1538 के घन में इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। अब देखिए 1538 के घन में जब इसका हम घन करेंगे तो जो इसका घन होगा उसके इकाई के स्थान पर क्या होगा। देखिए इसके इकाई के स्थान पर है 8, और यदि हम 8 का घन करते हैं तो यह हो जाएगा 8 गुना 8 गुना 8। अब 8 और 8 का गुना करेंगे तो यह होगा 64। अब 64 में इकाई का स्थान है 4 और यह है 8, 4 और 8 का गुना करेंगे तो होगा 32। तो यहाँ देखिए इकाई का स्थान जो है वह 2 है। तो इस प्रकार 1538 के घन में इकाई के स्थान पर 2 होगा। अब यहाँ विकल्प में है कि इनमें से कोई नहीं, तो यही हमारा आंसर सही होगा। या फिर हम इस प्रकार देख सकते हैं कि 8 का जो घन होता है उसका मान होता है 512। देखिए इकाई के स्थान पर 2 है, तो इनमें से कोई नहीं, आंसर सही होगा। दूसरा प्रश्न है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला है शून्य का घन होता है। अब देखिए शून्य का घन मतलब शून्य के पावर 3। अब शून्य को हम कितनी भी बार गुना करेंगे तो गुणनफल हमारा शून्य ही होगा, तो शून्य का घन शून्य होता है। अगला है 1 से 1000 के बीच डैश पूर्ण घन संख्याएं होती हैं। मतलब 1 से 1000 के बीच कितनी पूर्ण घन संख्याएं होती हैं। तो देखिए एक जो है वह 1 का घन है, 1 का घन 1 हो गया, और 1000 जो है वह 10 का घन है, ठीक है। अब इसके बीच में हमें जो संख्याएं प्राप्त होंगी वह होगा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये हमें संख्याएं प्राप्त होंगी जिनके घन एक पूर्ण घन संख्या होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पूछा गया है 1 से 1000 के बीच कितनी पूर्ण संख्याएं होंगी, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 3, 3, 6, 2, 8, 8 पूर्ण घन संख्याएं होंगी, ठीक है। अगला है 100 के घन में कितने शून्य होते हैं। डैश शून्य होते हैं मतलब कितने शून्य होते हैं। तो देखिए यदि हम 100 का घन करें इसका मतलब हुआ कि हम 100 को 3 बार गुना करेंगे, 100 गुना 100 गुना 100। अब देखिए यहाँ 2 बार शून्य है, यहाँ 2 बार शून्य है, और यहाँ 2 बार शून्य है, तो हम 6 शून्य को एक साथ लिख लेंगे और 1 का गुना करेंगे तो यह 1 होगा। तो देखिए यहाँ कुल 6 शून्य प्राप्त हो रहे हैं, तो 100 के घन में कुल 6 शून्य प्राप्त होगा। या फिर इसे अगर हम शॉर्टकट तरीके से देखें तो यहाँ इकाई से शून्यों की संख्या 2 है, ठीक है, और इसका अगर हमें घन निकालना है तो हम इसका 3 गुना करेंगे और जो शून्यों की संख्या होगी वह 6 होगा। यदि हम इसका स्क्वायर करते पावर 2 होता तो हम 2 और 2 का गुना करते तो कुल 4 शून्य होते, ठीक है। अगला है 1 मीटर क्यूब बराबर डैश सेंटीमीटर क्यूब। अब देखिए 1 मीटर क्यूब बराबर डैश सेंटीमीटर क्यूब। तो सबसे पहले हम 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर होता है हम उसे देखेंगे। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। अब इसका क्यूब किया गया मतलब 1 का पावर 3 किया गया, तो हम यहाँ 100 का भी पावर 3 करेंगे। और अभी हमने देखा कि जब हमने 100 का घन किया था तो इसमें 6 शून्य हो रहे थे, तो हम यहाँ 6 शून्य लगाएंगे तो यह जो हो जाएगा वह सेंटीमीटर क्यूब होगा।
तो 1 मीटर क्यूब बराबर 10 लाख सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अगला है 38 का घन करने पर इकाई के स्थान पर होगा। देखिए 38 का घन करना है, ठीक है। अब इसमें पूछा गया है इकाई के स्थान पर, तो इकाई पर है 8। यदि हम 8 का घन करते हैं तो हमें 512 प्राप्त होगा। तो यहाँ इकाई का स्थान 2 है, तो हम यहाँ लिखेंगे 38 का घन करने पर इकाई का स्थान 2 होगा। अगला है विषम संख्या का घन हमेशा डैश संख्या होती है। अब देखिए यहाँ दो प्रश्न, एक विषम संख्या के घन के बारे में पूछा गया है और एक सम संख्या के घन के बारे में पूछा गया है। तो हम 1 से 10 तक की सम और विषम संख्याओं का घन अलग अलग देखेंगे। देखिए 1 का घन जो होता है वह 1 होता है, 2 का घन, 3 का घन 27, 5 का घन 125, 7 का घन 343 और 9 का घन 729 होता है। ठीक है। इसी प्रकार 2 का घन 8, 4 का घन 64, 6 का घन 216, 8 का घन 512 और 10 का घन 1000। ठीक है। अब इसके बाद जो भी संख्या आएगा, जैसे 11 आएगा, इस पे इकाई का स्थान 1 है, तो यहाँ 1 के घन पे 1 ही प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ हमने जब सम संख्याओं को अलग और विषम संख्या को अलग लिखा और उनका घन किया, तो देख रहे हैं कि विषम संख्या का घन एक विषम संख्या है। ठीक है। और सम संख्या का घन जो है वह एक सम संख्या है। इस प्रकार हम यह कह सकते हैं कि विषम संख्या का घन हमेशा विषम संख्या होता है और सम संख्या का घन हमेशा सम संख्या होता है। ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन को करें। अगला है 32 को छोटी से छोटी संख्या डैश से गुना करने पर गुणनफल पूर्ण घन हो जाता है। अब देखिए 32 में किस छोटी से छोटी संख्या से गुना करें कि गुणनफल एक पूर्ण घन संख्या हो जाए। मतलब कि यदि हम यहाँ 32 का अगर अभाज्य गुणनखंड करें तो यह 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 हुआ। ठीक है। अब देखिए घन के लिए हमें 3 का समूह बनाना होता है। यहाँ हमारे पास 3 का एक जोड़ा प्राप्त है और दूसरे में 1, 2 कम है 3 का समूह बनाने के लिए। यदि हम इसमें 2 से गुना करेंगे तो यहाँ हमें 3 का समूह प्राप्त हो जाएगा और गुणनफल जो होगा वह एक पूर्ण घन संख्या होगी। गुणनफल जो होगा वह 64 होगा और 64 जो है वह 4 का घन है। ठीक है। तो इसका मतलब यह होगा कि 32 में यदि हम 2 से गुना करेंगे तो गुना करने पर गुणनफल पूर्ण घन संख्या हो जाता है। ठीक है। अगला है जब किसी संख्या को उसी संख्या से 3 बार गुना किया जाता है तो उस क्रिया को डैश कहते हैं। अब देखिए यही बात है कि किसी भी संख्या को जब हम 3 बार गुना करते हैं तो वो संख्या का घन होता है। ठीक है। अगला है 0.1 का घन होता है, मतलब 0.1 का घन पूछा गया है। तो यहाँ हम 0.1 को 3 बार गुना करेंगे, 0.1 गुना 0.1 गुना 0.1। ठीक है। अब देखिए 1 का गुना जब हम करेंगे तो गुणनफल 1 ही प्राप्त होगा। अब यहाँ दशमलव को हम 3 बार गुना कर रहे हैं, दशमलव के पहले 1 स्थान है, तो गुणनफल में हम दशमलव उतने अंकों के पहले लगाएंगे जितने अंक के पहले दशमलव है। तो यहाँ 1, ये की 2 और यह 3, तो 3 अंकों के पहले दशमलव लगाएंगे। यहाँ 1 अंक है, 2 अंकों के लिए हम 2 बार शून्य लगाते हैं, 1 दशमलव लगाकर फिर शून्य लगाएंगे। तो 0.1 का घन जो होगा वह 0.00 ठीक होगा। ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे। प्रश्न 3 है निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन है। ठीक है। अब देखिए यहाँ हमें कुछ संख्याएं दिए गए हैं और इसमें पूछा गया कि कौन सी संख्या पूर्ण घन है और कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो देखिए पूर्ण घन संख्या का पहचान करने के लिए हमें इनका सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना होता है और अभाज्य गुणनखंड करने में प्रत्येक अभाज्य संख्या का हम 3 का समूह बनाते हैं। यदि सभी अभाज्य संख्याओं में 3 का समूह बनता है तो वह संख्या पूर्ण घन संख्या होती है और यदि 3 का समूह नहीं बनता है तो वह संख्या पूर्ण घन संख्या नहीं होती है। ठीक है। तो सबसे पहले यदि हम 431 का अभाज्य गुणनखंड करें, ठीक है, तो 431 जो है, अब देखिए अभाज्य संख्या क्या है, 2, 2, 3, 5, 7, 11,
13, 17, 19, 23, 27, 31, 23, 29, 31, ऐसे करके यह आगे बढ़ेगा। ठीक है, ये सभी अभाज्य संख्या है। तो जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें 2 से भाग करेंगे, देखेंगे कि क्या इसमें 2 से भाग लगेगा। तो देखिए इकाई के स्थान पर 1 है, इसका मतलब इसमें 2 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, 2 से भाग लगने के लिए इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6 अथवा 8 में से कोई एक अंक होना चाहिए। 3 के भाग का नियम है कि अंकों का योग। तो देखिए यहाँ यदि हम अंकों का योग करते हैं, 4 और 3 7, 7 और 1 8, 8 में 3 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ इसमें 3 से भाग नहीं लगेगा। इसी प्रकार 5 से भाग का नियम है, इकाई के स्थान पर 0 होना चाहिए तो या 5 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ इकाई के स्थान पर 1 है, इसलिए यह इसमें 5 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, इसी प्रकार जब हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि यह इन किसी भी संख्या से भाग नहीं लग रहा है। क्यों? क्योंकि 431 भी एक अभाज्य संख्या है। ठीक, तो इसका मतलब यह होगा कि यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे नहीं। दूसरा है 216। अब देखिए 216 का जब हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले हम 2 से भाग करेंगे। 2 से भाग करेंगे तो 108 बार में भाग लगेगा। ठीक है, फिर 2 से भाग करेंगे 54 बार में भाग लगेगा। फिर 2 से भाग करेंगे तो 27 बार में भाग लगेगा। फिर 27 में भाग करेंगे तो 3 से भाग करेंगे, 3 9 27, फिर 3 9 में भाग करेंगे 3 से, 3 3 9 और फिर 3 में भाग करेंगे 3 से 1 बार में। तो 216 का जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हुआ वह 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 के रूप में प्राप्त हुआ। अब देखिए यहाँ 3 3 का समूह बन रहा है, इसलिए यह एक पूर्ण घन संख्या है। ठीक है, अगला है 243। तो देखिए अब 243 का यदि हम अभाज्य गुणनखंड करें तो इकाई के स्थान पर 3 है, इसका मतलब कि 2 से भाग नहीं लगेगा। अब 3 के भाग का नियम है 2 4 6 3 9, मतलब अंकों का योग। अंकों का योग करने पर यह 9 प्राप्त हो रहा है, मतलब 3 से भाग लगेगा। तो 3 से 24 में भाग करेंगे 8 बार में और 3 से 3 में भाग करेंगे 1 बार में, 81 हो गया। फिर 3 से भाग करेंगे 27 किया 81, फिर 3 से भाग करेंगे 3 9 27, फिर 3 से भाग करेंगे 3 3 9 और फिर 3 से भाग करेंगे 3 एकम 3। तो यहाँ जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो रहा है वह 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3, मतलब 5 बार 3 प्राप्त हो रहा है। अब देखिए यहाँ 3 3 का समूह बनाने में एक तो 3 का समूह बन रहा है, मगर दूसरा 3 के समूह में एक 3 कम है, इसलिए यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, अगला है 12,167। ठीक है, तो यदि अब हम 12,167 का अभाज्य गुणनखंड करें तो देखिए इकाई के स्थान पर 7 है, 2 से भाग नहीं लगेगा। 3 में अंकों का योग देखें तो 6 7 13, 1 14, 14 2 16, 16 और 1 17, 3 से भी भाग नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं लगेगा। इसमें जो भाग लगेगा वह 23 से भाग लगेगा। ठीक है, हम इसे लिख सकते हैं 23 गुना 23 गुना 23। ठीक है, और देखिए यहाँ 3 3 का समूह बन रहा है, इसलिए यह पूर्ण घन संख्या है। अगला है 1155। ठीक है, पांचवा है 1155। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे, इकाई के स्थान पर 5 है, 2 से भाग नहीं लगेगा। अंकों का योग करेंगे तो 5 5 10, 1 11 और 1 12, अंकों का योग 12 है, 3 से भाग लगेगा तो इसमें हम 3 से भाग करेंगे। 11 में भाग करेंगे 3 3 9, 2 से बचा 2 और 5 हो गया 25, 3 8 24, 1 से बचा 1 और 5 हो गया 15, 3 5 15। ठीक है, अब देखिए अब अंकों का योग 8 3 11 5 16 है, 3 से भाग नहीं लगेगा। तो अगला अभाज्य संख्या है 5। अब 5 से भाग करेंगे, 5 7 35, यहाँ शेष बचेगा 3, 3 और 5 में 35, 5 7 35। ठीक है, अब 5 से भी भाग नहीं लगेगा, अब 7 से लगेगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 11 बार में। फिर 11 से भाग करेंगे 1 बार में। तो यहाँ जो अभाज्य गुणनखंड होगा वह 3 गुना 5 गुना 7 गुना 11। अब देखिए यहाँ किसी का भी 3 का समूह नहीं है, इसलिए यह पूर्ण घन संख्या नहीं है। ठीक है, अगला है 24,389। ठीक है, तो देखिए इकाई के स्थान पर 9 है, 2 से भाग नहीं लगेगा। अंकों का योग भी 3 से भाग नहीं लगेगा। क्यों?
क्योंकि यह 29 का घन, ठीक है, 29 एक अभाज्य संख्या है और यह इसका घन है, तो इसमें 29 से ही भाग लगेगा 3 बार में। तो यहाँ 3 का समूह बन रहा है, इसलिए यह पूर्ण घन संख्या है, ठीक है। अगला है 4607, ठीक। अब देखिए, यदि हम 4607 का अभाज्य गुणनखंड करें तो यह 41 गुना 113 के रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ 41 भी एक अभाज्य संख्या है और 113 भी एक अभाज्य संख्या है, ठीक है। इससे एक पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक। देखिए, प्रश्न में ऐसे संख्याओं को नहीं देना चाहिए जिनका अभाज्य गुणनखंड निकालना इतना कठिन हो। 19, 23, 29, 31 इस तरह करते हुए हम कई संख्याओं को चेक करना पड़ता है, ठीक है। तो प्रश्न में अक्सर ऐसे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं जिनका अभाज्य गुणनखंड निकालना इतना कठिन, ठीक। अब हम अगले क्वेश्चन को करेंगे, जो कि है 3,63,000। अब देखिए, इसका अभाज्य गुणनखंड करने के 2 तरीके हैं। या तो हम इनका जैसे नियम है उस तरह से हम प्रत्येक अभाज्य संख्या से भाग करते हुए इसका अभाज्य गुणनखंड कर ले, या इसके हम 2 टुकड़े कर ले, 363 गुना 1000, ठीक है। अब देखिए, 1000 जो है वह 10 का घन है, ठीक, तो इसे हम 10 का घन लिख सकते हैं। अब 363 को देखें तो 3 गुना 121, मतलब 3 से भाग करेंगे तो 121 बार में भाग लगेगा, और 121 का अगर हम करें तो यह 11 गुना 11 होगा। तो देखिए, यहाँ भी इसका 3 का समूह नहीं है, इसलिए यह पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक है। अगला है 13,122, ठीक है। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले हम इसमें 2 से भाग करेंगे, क्योंकि काय के स्थान पर 2 है और उस 2 में भाग लग जाएगा। तो 2 से भाग करेंगे, 13 में 6 बार में 11 हो गया, 2 5 10, 2 6 12, 2 कम 2, ठीक। अब हम इसमें 3 से भाग करेंगे, क्योंकि अंकों का योग है 18। 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यहाँ 2 से बचा, 2 अच्छे हुए 24, 3 8 24, 2 से बचा, 2 और 3 7 21। फिर 3 से भाग करेंगे, क्योंकि अंकों का योग है 18, तो 3 से भाग करेंगे, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 9 27, ठीक। फिर 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 चौके 12, 3 3 9। फिर 3 से भाग करेंगे, 3 8 24, 3 एकम 3। तो देखिए, इसका जो अभाज्य गुणनखंड प्राप्त हो रहा है वह 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3। अब 81 का अगर हम गुणनखंड करें तो 3 से भाग करेंगे तो 27 बार में, फिर 3 से गुना करेंगे तो 9, और फिर 3 से गुना करेंगे तो 3, और फिर 3, ठीक है। तो इससे अगर हम बढ़ाएं आगे की तरफ तो 3 से भाग करेंगे 27 बार में, फिर 3 से भाग करेंगे 9 बार में, फिर 3 से भाग करेंगे 3 बार में, और फिर 3 से भाग करेंगे 1 बार में। तो देखिए, यहाँ हमें कुल 8 3 प्राप्त हो रहे हैं। यदि हम 3 3 का समूह बनाएं तो यहाँ 3 का समूह बन रहा है, यहाँ 3 का समूह बन रहा है, परंतु यहाँ इनमें 3 का समूह नहीं है, इसलिए यह पूर्ण घन संख्या नहीं है, ठीक है। अगला है 17,576, ठीक है। तो देखिए, यहाँ इकाई के स्थान पर 6 है, तो 2 से भाग लगेगा। जब हम 2 से भाग करेंगे तो 17 में भाग करेंगे, 2 8 16, 1 से बचा, 1 और 5 हो गया 15, 2 7 14, 1 और 7 होगा 16, 2 8 16 और 2 8 16। फिर 2 से भाग करेंगे, 2 चौके 8, 2 3 6, 2 9 18, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 9 18, 2 7 14, ठीक है। अब इसमें हम 13 से भाग करेंगे, क्योंकि इसमें 3 से भी भाग नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं, 7 से भी नहीं, 11 से भी नहीं, फिर 13 से। 13 से भाग करेंगे इसमें 169 बार में भाग, 169 में 13 से भाग करेंगे तो 13 बार में भाग लगेगा, और फिर 13 से हम 13 में भाग करेंगे तो 1 बार में भाग लगेगा। तो इसका जो अभाज्य गुणनखंड होगा वह 2 गुना 2 गुना 2 गुना 13 गुना 13 गुना 13 होगा। देखिए, यहाँ 3 3 का समूह बन रहा है, ठीक है, इसलिए यह पूर्ण घन संख्या है। इस अभ्यास में हम बस इन्हीं प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। अभ्यास के शेष प्रश्नों को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज कमेंट कर बताएं। तब तक के लिए